हे गाइस, जनरल साइंस की ऑनलाइन सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट डिस्कस कर रहे थे, तो कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज दूसरा पार्ट हमें डिस्कस करना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पुराना क्विक रिवीजन कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए, हमने फूड न्यूट्रिएंट स्टार्ट किया था, उसमें हम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा डिस्कस किया, प्रोटीन पूरा डिस्कस कर चुके। तो फटाफट से प्रोटीन की खोज किसने की? एमबी। एम ने खोज की, बी ने नाम दिया, एम फॉर मुल्डर, बी फॉर बर्जीलियस। फिर बात की कि प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन बेसिकली हमारे शरीर के निर्माणात्मक पदार्थ होते हैं, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंसेज होते हैं, शरीर की शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रोटीन के विघटन से 3 गैसें बनी थी, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और मेथेन। अमोनिया से कैसी गंध आई थी? शौचालय जैसी गंध। उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड से कैसी गंध आई थी? सड़े अंडे जैसी गंध। उसके बाद बात की हमने कि प्रोटीन में कौन कौन से आवश्यक तत्व उपस्थित होते हैं, तो उसका आंसर था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जिसकी ट्रिक क्या थी? कौन। फिर हमने बात की प्रोटीन में आगे कि प्रोटीन के स्रोत देखे हमने, जैसे बाल, नाखून, खुर, सींग, इनमें क्या पाया जाता है? केराटिन। उसके बाद हमने बात की रेशम की, तो फाइब्रोइन और सेरिसिन। तो ऐसे करके एक लिस्ट बनी थी, वो हमने याद की थी। उसके बाद हमने जब डिस्कशन किया कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट के डिस्कशन में हमने क्या पाया कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो होता है 2:1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? जो डेली की हमें एनर्जी चाहिए होती है शरीर को, वो हमें प्रोवाइड करता है। जिस दिन हमने भोजन नहीं किया, तो जो हमें एनर्जी चाहिए होती है वो करता कार्बोहाइड्रेट। तो हमने जब भोजन ग्रहण नहीं किया, इसका मतलब हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला, तो हमारे शरीर को जो एनर्जी देगा वो देगा वसा, फैट। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कुछ हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की। फिर हमने एक देखी थी जैसे माल्टोज, तो माल्टोज में जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसका नाम क्या होता है? माल्ट शुगर। लैक्टोज की लैक्ट शुगर या मिल्क शुगर। तो ऐसे करके हमने लिस्ट देखी थी। गैलेक्टोज, गैलेक्टोज को क्या बोलते हैं? ब्रेन शुगर, मस्तिष्क शर्करा। उसके बाद हमने बात की थी कि शुगर किसे कहते हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं? शर्करा या शुगर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा कुछ क्विक रिवीजन देखा। इसमें मेन जो पॉइंट थे मैंने रिवाइज कराने की कोशिश की है, बाकी आप पुराने वीडियोस देख लीजिएगा। चलिए, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट 2 सेकंड वीडियो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है पॉइंट कि किसी भी विलयन में शर्करा का मापन, मेजरमेंट ऑफ शुगर इन एनी सॉल्यूशन, शर्करा का मापन जिस डिवाइस से किया जाता है वो होता है सेकेरीमीटर। तो किसी भी विलयन में शर्करा का मापन सेकेरीमीटर से किया जाता है। हाँ ना बोल भाई? किसी भी विलयन में शर्करा का मापन सेकेरीमीटर से किया जाता है। अब हमने देखा कि जो भी हम आहार लेंगे, जो भी हम भोजन लेंगे, उसमें जो सबसे ज्यादा अमाउंट होता है किसी चीज का, तो उस भोजन में होता है कार्बोहाइड्रेट। तो भोजन में सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो कि होता है 60 to 65%। कई किताबों में आपको 60 to 70 भी मिलेगा। तो किसी भी भोजन में सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ये होता है अराउंड आप 60 to 70% लिख लीजिए, 60 to 70% पाया जाता है। तो जो आपके भोजन है उसमें हमने देखी, जब क्लासिफिकेशन किया था कि फूड न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, तो उन पोषक तत्व में सबसे ज्यादा अमाउंट में हमेशा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसमें हम एक चीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में, क्या
कि कोई भी खिलाड़ी खेलने से पहले जो चीज का सेवन करेगा वो क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट। क्यों करता है, क्योंकि उसे उससे एनर्जी मिलती है जो उसके खेलने में काम आती है। यहां तक क्लियर है। हम लिस्ट बना चुके हैं। अब हमें क्या देखना है, तो अब बात आती है, हम देख चुके हैं सेल्यूलोज क्या होता है। तो सेल्यूलोज क्या था, बेसिकली जटिल कार्बनिक पदार्थ, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन था, सेल्यूलोज। उसके बाद हमने बात की कि सेल्यूलोज क्या होता है, तो सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। यहां तक मैं बता चुका हूं। सेल्यूलोज किन किन चीजों में पाया जाता है, तो रेशे में पाया जाता है, कागज में पाया जाता है, जूट में पाया जाता है। उसके बाद जो सेल्यूलोज होता है, ये पॉइंट मेरा शायद छूट गया था, ये लिख लीजिएगा। जो पादप होती है, पादप में कोशिका भित्ति होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो पादप में कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है कौन, सेल्यूलोज। ठीक है। सेल्यूलोज का मानव शरीर में पाचन नहीं होता, क्योंकि मानव शरीर की आंत में ई कोलाई जीवाणु नहीं पाया जाता, हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो सेल्यूलोज है उसका केटल्स मतलब मवेशी, तो सेल्यूलोज का मवेशियों में पाचन हो जाता है, क्योंकि उनकी आंत में, इंटेस्टाइन में ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया जीवाणु पाया जाता है। उससे पहले हमने क्या देखा था, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन क्या होता है कि जो जंतुओं में भोजन होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। और ग्लाइकोजन क्या होता है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो हमने देखा था उससे पहले कि स्टार्च था, तो पौधों में या पादपों में भोजन स्टार्च या मंड के रूप में संचित होता था। तो ग्लाइकोजन को हम एक और नाम से जान सकते हैं, क्या, ग्लाइकोजन। ठीक है। तो हमने देखा कि स्टार्च, पादपों में भोजन स्टार्च के रूप में संचित होता है, और ग्लाइकोजन के रूप में किस में संचित होता है, जंतुओं में। तो इसे हम बोल सकते हैं, ग्लाइकोजन का एक और नाम हो गया एनिमल स्टार्च, जंतु मंड। ठीक है। तो कई किताबों में आपको यह भी मिलेगा कि ग्लाइकोजन को हम जंतु मंड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है, क्योंकि स्टार्च में हो रहा था प्लांट्स का, लेकिन हम जानते हैं कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में किसका होता है, एनिमल्स का, जंतुओं का। तो हमने ग्लाइकोजन को बोल दिया एनिमल स्टार्च या जंतुमंड। यहां तक क्लियर है। तो ये हमने कुछ देखा कार्बोहाइड्रेट का पार्ट। अब हमें देखना है शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है। शरीर को जो ऊर्जा मिलने का क्रम होता है वो क्या होता है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा। हमें पता है कि भोजन हम लेंगे तो हमें ऊर्जा मिलेगी, तो वो ऊर्जा को हम किस यूनिट में मापते हैं उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किलो कैलोरी भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किलो कैलोरी में मापा जाता है। ठीक है। तो भोजन से प्राप्त जो कैलोरी होती है उसे किस में मापते हैं, किलो कैलोरी में। ऊर्जा को किलो कैलोरी में मापते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भोजन से प्राप्त ऊर्जा का क्रम। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का क्रम, कि जो हमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है उसका ऑर्डर क्या है, मतलब सबसे पहले किससे ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उसके बाद किससे हो रही है, उसके बाद किससे हो रही है। तो जो सबसे पहले हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो होती है हमेशा कार्बोहाइड्रेट से, उसके बाद होती है वसा से, उसके बाद होती है प्रोटीन से। ठीक है। तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा का क्रम क्या हो गया, सबसे पहले आएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद आएगा वसा, उसके बाद आएगा हमारा प्रोटीन। अब जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है ये होते हैं बेसिकली हमारे ऊर्जा उत्पादक, एनर्जी प्रोड्यूसर। यहां लिख सकते हैं आप एनर्जी प्रोड्यूसर। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा हो गए हमारे एनर्जी प्रोड्यूसर। तो सबसे पहले हमें ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, उसके बाद हमें ऊर्जा मिली वसा से, उसके बाद हमें ऊर्जा मिली प्रोटीन से। बोल हाँ ना बोल भाई। तो समझ आ रहा है आपको।
तो हमने देखा अभी तक कि कार्बोहाइड्रेट क्या था, कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा मिलती है या भोजन से प्राप्त ऊर्जा होती है उसे किस में मापते हैं, उसका सीक्वेंस क्या है। उससे पहले हमने एक टेबल देखी थी जिसमें माल्टोज को माल्ट शुगर बोलते थे, लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते थे, गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर बोलते थे, वो पूरी हमने एक टेबल देखी थी, तो वो आपको याद होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा कि शरीर को प्राप्त ऊर्जा का क्रम क्या है। अब हमें देखना है कि बेसिकली मिलती कितनी है, कि 1 ग्राम वसा से मेरे को कितनी मिलेगी, 1 ग्राम प्रोटीन से मेरे को कितनी मिलेगी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मेरे को कितनी मिलेगी। तो यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले हमारे शरीर को कोई ऊर्जा देता है तो वो है कार्बोहाइड्रेट। अब नेक्स्ट में हमें देखना है कि 1 ग्राम वसा से हमें एनर्जी कितनी मिलेगी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलेगी, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी मिलेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो 1 ग्राम वसा से हमें 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद हम बात करें 1 ग्राम एल्कोहल, सभी का प्यारा, 1 ग्राम एल्कोहल से हमें कितनी मिलती है, तो उसका आंसर है 7 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अभी तक हमने देखा वसा का और देखा एल्कोहल का। उसके बाद हमें देखना है कि 1 ग्राम जो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद हमें देखना है कि 1 ग्राम प्रोटीन, तो 1 ग्राम प्रोटीन से भी लगभग 4 किलो कैलोरी, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो वो होती है 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अभी तक हमने देखा कि सबसे पहले शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है, तो वो ऊर्जा मिलती है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में हमें हमारे शरीर को ऊर्जा देने की जो कैपेसिटी है वो किसकी है, वसा से। तो हमने देखा था कि शरीर को सबसे पहले ऊर्जा मिलने का क्रम क्या है, तो उसमें आया था कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद वसा, उसके बाद प्रोटीन। लेकिन पूछा जाए कि शरीर को सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा देने की शक्ति किसके पास होती है, तो वो होती है वसा के पास। देख लीजिए 1 ग्राम वसा से कितनी एनर्जी मिलती है, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा, इन सबसे ज्यादा। और हमने देख लिया कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किलो कैलोरी में मापते हैं। अब ये कैलोरी क्या है, तो कैलोरी बेसिकली ऊर्जा का एक मात्रक है जो हम आगे जाके फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। क्लियर है, तो अभी इतना लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। अब आप बोलोगे जूल क्या है, तो जूल भी बेसिकली ऊर्जा का ही मात्रक है। कैलोरी और जूल दोनों ही ऊर्जा के मात्रक है जिन्हें हम आगे फिजिक्स में प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमने देख लिया कि 1 ग्राम से कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो अभी तक आज के लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन कि शरीर को सबसे पहले ऊर्जा देने का काम कौन करता है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट। किसी भी भोजन में सबसे अधिक मात्रा में कोई चीज उपस्थित होती है तो वो क्या होती है, तो उसका आंसर भी कार्बोहाइड्रेट। लेकिन शरीर को सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा देने की शक्ति किसके पास होती है, तो उसका आंसर हो गया वसा। यहां तक क्लियर है। अब हमें थोड़ा सा एक देखना है क्लासिफिकेशन। मान लीजिए कि मोनोसेकेराइड क्या होता है, डाइसेकेराइड क्या होता है और पॉलीसेकेराइड क्या होता है। हमारा लास्ट एक टॉपिक बचा है कार्बोहाइड्रेट में कि मोनोसेकेराइड क्या है, डाइसेकेराइड क्या है और पॉलीसेकेराइड क्या है। तो उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि सेकेराइड क्या होता है। तो SACCHARIDE सेकेराइड। तो सेकेराइड बेसिकली क्या होता है, शुगर। अनोदर टर्म ऑफ शुगर इज कॉल्ड सेकेराइड। शर्करा का ही दूसरा नाम क्या है, सेकेराइड। क्लियर है। तो सेकेराइड हो गए बेसिकली हमारे 3 टाइप के होते हैं। होने में तो बेसिकली इसके फर्दर क्लासिफिकेशन हो रहे, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 3 क्लासिफिकेशन हमें याद रखने हैं
कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अब डाइसेकेराइड बेसिकली ओलिगोसेकेराइड का पार्ट होता है, लेकिन हमें उसमें इतना डिटेल में नहीं जाना। तो हम सेकेराइड के जब क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें एक आएगा मोनोसेकेराइड, एक आएगा डाइसेकेराइड, एक आएगा पॉलीसेकेराइड। तो ये हो गया हमारा सेकेराइड। पहला आया हमारा मोनो सेकेराइड, यहां आया हमारा डाइसेकेराइड। हिंदी वाले कंफ्यूजन हो गए होंगे क्या लिख रहे हैं इंग्लिश में, तो इतनी से तो हिंदी लिख सकते हो यार आप। चलो, मोनोसेकेराइड, हिंदी में नाम मिले तो मेरे को भी बताना। डाइसेकेराइड, ये हो गया पॉलीसेकेराइड। का हिंदी नाम क्या हो जाएगा? पोली का मतलब क्या होता है? अनेक या बहु। सेकेराइड का मतलब क्या होता है? शर्करा, तो बहु शर्करा। इसका नाम क्या हो गया? डाई से मतलब दो, तो द्वि शर्करा, एक शर्करा। ठीक है, चलो मोनोसेकेराइड की बात करें तो इसकी ट्रिक होती है GFG, गर्लफ्रेंड जी। गर्लफ्रेंड सबकी जी लगाना पड़ता है सबको। तो ये हो गया, जी से निकल के आएगा हमारा ग्लूकोज। हमने देखा था ग्लूकोज के बारे में, इसे क्या क्या नाम से जाना जाता है? ब्लड शुगर, सिंपल शुगर और द्राक्ष शुगर। रक्त शुगर मतलब खून शुगर, रक्त शर्करा, सिंपल शर्करा और द्राक्ष शर्करा। उसके बाद आता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में हमने क्या देखा था कि स्वीटेस्ट शुगर जो कहां कहां पाई जाती है? फल और शहद में। उसके बाद हमने बात की थी गैलेक्टोज की। तो गैलेक्टोज में हमने क्या देखा था कि गैलेक्टोज इज अ ब्रेन शुगर, मस्तिष्क शर्करा। अब डाइसेकेराइड की बात करें तो डाइसेकेराइड की ट्रिक क्या हो जाएगी? मासूले। एक छोटा सा बच्चा है, उसका बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई से छोटा मतलब छोटा भाई है, वो बड़े भाई से बोल रहा है भाई खाना डाल दे मेरे को, मैं खेल के आया हूं, मेरे को प्यास लग रही है, पानी पिला दे, खाना डाल दे। तो वो बोल रहा है भाई मासूल है, मैं कुछ नहीं जानता, उनकी लड़ाई हो रही है, अनबन हो रही है। तो मां से निकल के आया हमारा माल्टोज, सू से निकल के आया सुक्रोज, ले से निकल के आया लैक्टोज। ठीक है, तो माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज ये कैसे हो गए? बेसिकली डाइसेकेराइड। आपसे यहां से क्वेश्चन बनने की क्या एक पैटर्न हो सकता है? आपको 4 ऑप्शन देगा, क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से डाइसेकेराइड का उदाहरण है। एक यहां से देगा, 3 बाकी कहीं से देगा, तो जो यहां से देगा उसको आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है निम्न में से डाइसेकेराइड नहीं है, तो वही पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते। तो हमने देखा कि मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, डाइसेकेराइड क्या होते हैं। तो मोनोसेकेराइड बेसिकली उससे सिंपलेस्ट यूनिट नहीं हो सकती। जब हम पॉलीमर पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं? मोनोमर। तो मोनोमर क्या होती है? एकलक अणु होते हैं, उनसे छोटी इकाइयों का होना पॉसिबल नहीं होता। तो सिमिलर वे में मोनोसेकेराइड का मतलब हुआ कि इनसे छोटे सेकेराइड का होना पॉसिबल नहीं है। डाइसेकेराइड का मतलब क्या? 2 मोनोसेकेराइड को मिला दें, जोड़ दें तो डाइसेकेराइड बनता है। अगर खूब सारे मोनोसेकेराइड को मिला दें तो उससे बनता है पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल की बात करूं तो क्या क्या हो जाएंगे? स्टार्च, जिसे हमने दूसरा नाम क्या देखा था? मंड। उसके बाद हमने क्या देखा था? ग्लाइकोजन। उसके बाद हमने देखा था सेल्यूलोज। ये तीनों के तीनों क्या हैं? बेसिकली पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं। कौन कौन? स्टार्च या मंड, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। ये हो गया ग्लाइकोजन, ये हो गया सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के बारे में क्या बताया था? सेल्यूलोज इज ए पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। उसके बाद जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ होता है। इस पदार्थ का मानव शरीर की आंत में मतलब मानव शरीर में पाचन नहीं होता। क्यों? क्योंकि मानव की इंटेस्टाइन में ई कोलाई बैक्टीरिया नहीं पाया जाता। जबकि सेल्यूलोज का जो जंतु होते हैं, केटल्स होते हैं, सॉरी मवेशी जो होते हैं केटल्स,
उनमें इसका पाचन होता है क्योंकि उनकी आंत में इंटेस्टाइन में ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है। अब सेल्यूलोज बेसिकली पादप की जो कोशिका भित्ति होती है उसका भी एक मेन कंपोनेंट, मुख्य घटक होता है। कहाँ पाया जाता है? पादप में पाया जाता है, कागज में पाया जाता है, रेशे में पाया जाता है, ठीक है, जूट में पाया जाता है। तो ये हो गए पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। डाइसेकेराइड माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, इसकी ट्रिक हो गई मासूल है। मोनोसेकेराइड का ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, उसकी ट्रिक हो गई GFG। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि जो डाइसेकेराइड है वो किन दो मोनोसेकेराइड से मिलके बना है। तो हम माल्टोज की बात करें सबसे पहले, उसके बाद बात करें सुक्रोज की, उसके बाद बात करें लैक्टोज की। तो माल्टोज बनता है बेसिकली, अभी ये भी बता दूंगा कैसे याद रखना है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना ही पड़ेगा। पटवारी के हिसाब से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप RS का एग्जाम देंगे, कोई अच्छा एग्जाम देंगे जिसमें आपका सब्जेक्टिव पेपर आता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डाइसेकेराइड आपका हो जाता है। तो माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यहाँ आ जाएगा हमारा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, यहाँ आ जाएगा हमारा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिए तीनों में क्या कॉमन है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। मतलब अब आपको समझना क्या है यहाँ पे कि जो डाइसेकेराइड था उसकी ट्रिक थी मासूल है, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। मोनोसेकेराइड की ट्रिक थी GFG, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अब ग्लूकोज जो है, हमने यही तो देखा था कि डाइसेकेराइड हमेशा दो मोनोमर से मिलके बनेगा। तो सबसे पहला था माल्टोज, तो माल्टोज बन गया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। जो सुक्रोज है वो बनेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, जो लैक्टोज है वो बनेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। इट मींस हमें इनके निर्माण में एक ग्लूकोज की यूनिट तो हमेशा लेनी ही पड़ेगी। जब मैं माल्टोज की बात करूंगा तो एक ग्लूकोज आ जाएगा, सुक्रोज की बात करूंगा तो एक फ्रक्टोज आ जाएगा, और लैक्टोज की बात करूंगा तो एक गैलेक्टोज आ जाएगा। इसकी भी एक ट्रिक हो सकती है, क्या हो सकती है? इसका G पकड़ो, इसका G पकड़ो, इसका माल पकड़ो, ठीक है। गारंटी है अभी ये लेक्चर से आपको 1 मिनट बाद ये पक्का पूरी जिंदगी भर के लिए ट्रिक याद हो जाएगी। यहां से G पकड़ा, ये G पकड़ा, ये माल पकड़ा, बोलो मेरी जिज्जी माल है। तो ये ट्रिक हो गई इसकी, जिज्जी को बोलते हैं माँ, तो मेरी जीजी माँ है या मेरी जीजी माल है, कुछ भी आप ट्रिक बना सकते हैं। तो ये ट्रिक हो गई, और ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप इसी से याद रख सकते हैं कि माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो ये हमने देख लिया बेसिकली सेकेराइड का क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने देखा मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो ये है बेसिकली हमारा कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को सबसे पहले एनर्जी मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी हमारे शरीर को कौन प्रोवाइड कराता है? तो वो है वसा। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो ये हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट यहीं पे खत्म। अब हमने जो प्रोटीन पढ़ा था उससे रिलेटेड एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसे भी देख लीजिए। तो वो कंसेप्ट क्या है? चलिए, तो वो कंसेप्ट है PEM। अब PEM क्या होता है? तो PEM होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन की कमी से हो सकता है, एनर्जी की कमी से हो सकता है, माल न्यूट्रिशन, माल का मतलब ही होता है गंदा। तो माल न्यूट्रिशन से मतलब हमारा क्या है यहाँ पर कि या तो कोई चीज, मतलब जो न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं वो हमारी बॉडी में सफिशिएंट मात्रा में नहीं है या सफिशिएंट मात्रा से ज्यादा है। तो ये हो गया प्रोटीन एनर्जी मतलब माल न्यूट्रिशन का मीनिंग। तो इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो ये हो गई प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसको हिंदी में बोलते हैं कुपोषण।
अब इस कुपोषण के या इस प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के फर्दर दो क्लासिफिकेशन होते हैं जिसको हम पढ़ते हैं मेरास्मस और क्वाशियोरकोर के नाम से जानते हैं। तो पहला हम इसमें देखेंगे वो है मेरास्मस और जो दूसरा है वो है क्वाशियोरकोर। ठीक है, तो पहला हो गया मेरास्मस, दूसरा हो गया क्वाशियोरकोर। तो हम पहले बात करते हैं मेरास्मस की। अब ये तो हमें पता चल गया कि जो पीईएम है बेसिकली वो किसकी कमी या किसकी ज्यादा से होगा, तो या तो प्रोटीन की कमी से होगा, प्रोटीन की अधिकता से होगा, या एनर्जी की कमी या एनर्जी की अधिकता से होगा। लेकिन यहाँ पे जो होता है माल न्यूट्रिशन, ये हम बात कर रहे हैं कमी की, डेफिशिएंसी से बता रहे हैं। लेकिन माल न्यूट्रिशन का मतलब हो सकता है या तो सफिशिएंट मात्रा में नहीं मिला या सफिशिएंट मात्रा से ज्यादा मिल गया, मतलब प्रॉपर अमाउंट में नहीं है। तो यहां लेकिन बात कर रहे हैं हम डेफिशिएंसी की, कमी की। तो पहला है हमारा मेरास्मस। तो मेरास्मस क्या होता है? तो मेरास्मस बेसिकली जो होते हैं गरीब घराने के बच्चे जो होते हैं, मतलब गरीब बच्चे होते हैं या गरीब घराने के बच्चे होते हैं, उनमें पाया जाता है। कौन? मेरास्मस। तो यह सामान्यतः गरीब घराने के बच्चों या गरीब बच्चों भी लिख सकते हो, यह सामान्यतः गरीब घराने के बच्चों में पाया जाता है। अब गरीब घराने के बच्चे, तो आपने देखा है जो गरीब घराने के बच्चे होंगे उनको प्रॉपर अमाउंट में खाना नहीं मिल रहा। वो कैसे होंगे? टीकटी पहलवान, मतलब सूखे से, पतले से, दुबले पतले। तो हम ये बोल सकते हैं कि यह सामान्यतः दुबले पतले, यह सामान्यतः दुबले पतले व्यक्तियों या बच्चों में पाया जाता है। दुबले पतले बच्चों में पाया जाता है। अब क्यों पाया जाता है? तो उनमें जो होती है बेसिकली उनको जो कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। वो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो खाना ही प्रॉपर नहीं खाते। और कार्बोहाइड्रेट 60 to 70% किस में होता है? आपके भोजन में। तो उन्होंने भोजन खाया, उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली जो ये मेरास्मस होता है वो एनर्जी की कमी से होता है। मतलब प्रत्यक्ष रूप से बात करूं तो एनर्जी की कमी हो गई, और अप्रत्यक्ष रूप से बात करूं तो प्रोटीन की कमी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो यह हो गया बेसिकली, यह प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा की कमी एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रोटीन की कमी से होता है। अब इसका इलाज कैसे किया जा सकता है? तो इसका इलाज ऑब्वियसली बात है, जब ऊर्जा की कमी है शरीर में तो भोजन में जो ऊर्जा है उसको बढ़ा दो। इसका मतलब आप जो भोजन करना चाहिए वो करो। गरीब घराने के बच्चे हैं, प्रॉपर खाना नहीं खा रहे तो ऊर्जा की कमी हो गई। तो ऊर्जा की कमी होगी तो बेसिकली उनमें क्या हो गया? कुपोषण हो गया, जिसको हमने नाम दिया है मेरास्मस। तो इनकी कमी को दूर कैसे किया जा सकता है? इनका कुपोषण कैसे दूर किया जा सकता है? इनको प्रॉपर खाना दिया जाए। तो इनका जो दूर है, इनका जो रोग है, इस रोग को भोजन में ऊर्जा की मात्रा बढ़ाकर दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेरास्मस। मेरास्मस हुआ गरीब बच्चों में, दुबले पतले बच्चों में हुआ, और उनमें क्या था? ऊर्जा की कमी थी। तो ऊर्जा की कमी होगी तो उन बच्चों को क्या दो? ऊर्जा दे दो। ऊर्जा कैसे दोगे? बैटरी से थोड़ी ना चार्ज होंगे। उन बच्चों को खाना खिला दो, खाने में जो ऊर्जा की मात्रा है वो बढ़ा दो। तो वो हो गया बेसिकली हमारा मेरास्मस। अब बात करें क्वाशियोरकोर की, तो जब भी जनरली टेबल आती है तो बेसिकली क्या होता है? कंपैरिजन होता है। तो कंपैरिजन करते हैं। चलो, ये गरीब घराने के बच्चों में होगा तो ये कहाँ होगा? अमीर घराने के बच्चों में। तो लिख लीजिए, यह अमीर घराने के बच्चों में पाया जाता है।
ठीक है। उसके बाद बात की हमने, यह सामान्यतः दुबले पतले बच्चों में पाया जाता है। तो अमीर घराने के बच्चे कैसे होंगे? तंदुरुस्त। तो यह जो पाया जाएगा वो बेसिकली मोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो यह सामान्यतः मोटे या फूले हुए बच्चे, ठीक है। तो मोटे हुए बच्चे या मोटे बच्चों में पाया जाता है, तंदुरुस्त बच्चे बोल सकते हैं, पाया जाता है। अब बात की हमने, इसमें क्या देखा कि प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा की कमी थी। अब इन बच्चों में क्या होता है, ये खाते तो प्रॉपर हैं, मतलब 2 बजे खा लिया, 3 बजे खा लिया, 4 बजे खा लिया, स्नैक्स ले लिए, टी ले लिया, रिफ्रेशमेंट ले लिया, लेकिन जो इनकी जो क्वाशियोरकोर है बेसिकली किसकी कमी से होगा? प्रोटीन की कमी से। जो इनको खाना चाहिए वो खाएंगे नहीं, ऊट पटांग खाएंगे। तो ये बेसिकली हो गया, यह है प्रत्यक्ष रूप से प्रोटीन की कमी से होता है। दूर कैसे किया जा सकता है? खाने में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा के। तो इसे भोजन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाकर दूर किया जा सकता है। तो ये देखें हमने कि मेरास्मस और क्वाशियोरकोर में क्या डिफरेंस है। अब इनके सिम्टम की बात कर ली जाए, पूछेगा कोई नहीं, लेकिन इतना किया है तो ये भी कर लिया जाए। सिम्टम्स, तो इनके सिम्टम क्या होते हैं? जो इसका सिम्टम होता है मेरास्मस, जो गरीब बच्चे होते हैं, दुबले पतले होते हैं, तो इनका जो सिम्टम होता है वो पहला सिम्टम होता है डायरिया। डायरिया मतलब क्या? दस्त लगना। सेकंड जो होता है इनका वो होता है एनीमिया। एनीमिया मतलब क्या? खून की कमी। अब बात करें क्वाशियोरकोर की, तो क्वाशियोरकोर के जो सिम्टम होते हैं वो होता है पहला पिटिंग एडिमा। हिंदी वाले ऐसे लिख लीजिए, पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा में क्या होता है? जो आपके एंकल होते हैं या फीट होता है, मतलब जो पैर होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो ये हो गया पिटिंग एडिमा। उसके बाद जो इसका दूसरा सिम्टम होता है वो होता है लॉस ऑफ टीथ, जो आपके दांत हैं वो गिर जाते हैं। थर्ड जो होता है, आप 2 याद करिए, तो मेरास्मस हो गया डायरिया और एनीमिया, क्वाशियोरकोर हो गया पिटिंग एडिमा और लॉस ऑफ टीथ। तो हमने देखा प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन कि जो प्रोटीन है, एनर्जी है, उसकी कमी से क्या रोग होता है, तो उसे हमने एक प्रॉपर नाम दे दिया कुपोषण। फिर कुपोषण को हमने 2 भागों में डिवाइड किया। अब ऑब्वियसली बात है, कुपोषण तो गरीब बच्चों में भी हो सकता है, जो अमीर बच्चे उनमें भी हो सकता है। तो जो गरीब बच्चों में हुआ उन्हें हमने एक पर्टिकुलर नाम दिया मेरास्मस, जो अमीर बच्चों में हुआ उसमें हमने पर्टिकुलर नाम दिया क्वाशियोरकोर। क्लियर है यहाँ तक? उससे पहले हमने जो कंप्लीट टॉपिक किया है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो हमने अभी तक के लेक्चर तक क्या क्या कंप्लीट कर लिए? फूड न्यूट्रिएंट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, यहाँ तक क्लियर है। अब जो हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है वो है वसा। तो अब हमें 1-2 डेटाज देखने, वो हम देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अब जो कुपोषण है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है, वो एक स्वस्थ जो व्यक्ति होता है, आदमी होता है, उसे कितना चाहिए होता है, और जो महिला होती है उसे कितना चाहिए होता है। उसके बाद हम बात करेंगे, आपने नाम सुना होगा बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल का, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को एक अलग स्कीम चलाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो हम बात करेंगे यहाँ पे पोषण की दृष्टि से बीपीएल किन्हें बोला जाता है। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो है कुछ डेटाज की, तो आप हैशटैग लगा के लिख लीजिए। तो पहले हम बात करेंगे स्वस्थ आदमी की। तो स्वस्थ आदमी की जो दैनिक आवश्यकता है, डेली रिक्वायरमेंट, दैनिक आवश्यकता, वो एनर्जी की कितनी है? तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे आदमी हो, पुरुष हो,
तो वो एक तो रेस्ट कंडीशन में होगा, एक क्या होगा, हार्ड वर्क करेगा। तो जब रेस्ट कंडीशन में है तो कितनी उसे एनर्जी चाहिए डेली की, जब वो कुछ काम कर रहा है तो उसे डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, वो सब हमें देखना है। तो हर चीज में दो दो हम सेक्शन बनाएंगे। अब हमें पहला वाला जो देखना है वो देखना है कि जब स्वस्थ जो व्यक्ति है वो विश्राम अवस्था में है यदि, तो उसे कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, डेली रिक्वायरमेंट। ध्यान दीजिएगा, अगर वो काम कर रहा है मतलब कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम, तो जो विश्राम अवस्था है उसमें व्यक्ति को, जो आदमी है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसे 3000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि वो कठिन परिश्रम कर रहा है तो उसे 4000 किलो कैलोरी की ऊर्जा आवश्यकता होती है। अब हम बात करें यदि स्वस्थ महिला की, एक हेल्दी लेडीज है, तो उसे क्या रिक्वायरमेंट है, दैनिक आवश्यकता क्या क्या है, तो उसकी दैनिक आवश्यकता की हम बात करें तो ध्यान दीजिए, जो महिला होगी उसकी हमेशा 3 अवस्थाएं होंगी। एक तो विश्राम अवस्था, एक वो कुछ काम कर रहेगी जब, और एक होगी उसकी गर्भावस्था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो हम तीनों की बात करेंगे यहाँ पे। तो हो गई उसकी 3 अवस्था, कौन कौन सी, एक हो गई विश्राम अवस्था, अगर विश्राम अवस्था का संधि करूं मैं क्या हो जाएगा, विश्राम अवस्था दीर्घ स्वर संधि है। चलो उसके बाद हम बात करें कठिन परिश्रम की, कठिन परिश्रम की, उसके बाद में बात करूं उसके गर्भावस्था की, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान। तो इसमें जो चाहिए उसे विश्राम अवस्था में जो एनर्जी चाहिए किसे, स्वस्थ महिला को, तो वो चाहिए होती है 2100 किलो कैलोरी। अगर वो कठिन परिश्रम कर रही है तो उसे चाहिए 2500 किलो कैलोरी। यदि वो प्रेग्नेंट है तो उसे चाहिए 2800 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो ये हो गया, हमने देखा कि जो स्वस्थ आदमी और स्वस्थ महिला है उन्हें डेली रिक्वायरमेंट कितनी है एनर्जी की। अब उसके बाद हम बात करेंगे, यही इंपॉर्टेंट है, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पोषण की दृष्टि से जो सरकार है वो किसे बीपीएल मानती है। बीपीएल का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। तो पोषण की दृष्टि से जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं उन्हें 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होनी ही चाहिए। जो शहर में रहते हैं उन्हें 2100 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलनी ही चाहिए। यदि गांव में रहने वाले व्यक्ति को 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा से कम प्राप्त हो रही है तो उसे पोषण की दृष्टि से बीपीएल में शामिल किया जाएगा, और शहर में रहने वाले व्यक्ति को यदि 2100 किलो कैलोरी से कम मिल रहा है तो उसे पोषण की दृष्टि से बीपीएल में माना जाएगा। तो गांव की बात करें तो यदि उसे 2400 किलो कैलोरी से कम प्राप्त हो रहा है तो उसे कैसा माना जाएगा, पोषण की दृष्टि से बीपीएल। यदि शहर वालों की बात करूं तो शहर में यदि 2100 किलो कैलोरी ऊर्जा से कम प्राप्त हो रही है तो उसे माना जाएगा पोषण की दृष्टि से बीपीएल। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट में। तो अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट की पूरी इन्फॉर्मेशन ली, उसके बाद मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड पढ़ा, उसके बाद हमने कुछ डेटाज देखे जो सरकार द्वारा दिए गए। तो अब हमने अभी तक फूड न्यूट्रिएंट में प्रोटीन देखा, कार्बोहाइड्रेट देखा, उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है फैट। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आप हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमारा फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जब भी आप पढ़ें प्लीज़ नोट्स बनाएं और पुराना रिवाइज करते रहें। थैंक यू।